सबसे पहले तो आप सबका इस बैच में स्वागत है। और हर एक साल इसी टाइम पर बैच स्टार्ट होता है। थोड़ा बहुत 2 या 3 दिन का आगे पीछे चीज़ें होती है। इस बार भी हमने टाइम से ही बैच स्टार्ट किया है और इतना जल्दी स्टार्ट करने का एक रीज़न होता है कि हमें बेहतर करना है, ठीक है। इसलिए हम बैच को बहुत पहले स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपका जैम का सिलेबस लेट स्टार्ट होता है। आज हम बात करेंगे मेनली सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा। दूसरा जो जैम है, सीवीटी है, आईएसआई है, एनसीएमआई है, ये 4 हमारे सामने एंट्रेंस एग्जाम है जिसके थ्रू हमें बेहतर कॉलेज में एडमिशन लेना है। कुछ कॉलेज तो खुद का एक ही कॉलेज है, जैसे आईएसआई, उसका अपना खुद का एग्ज़ाम होता है, तो इसमें तो बेहतर करने का वो है नहीं कि हमें वो करना, दूसरा इसके थ्रू कॉलेज लेना है। फिर एक सीएमआई है, सीएमआई भी अपना खुद का एग्ज़ाम लेता है। इसमें भी करीब 60 to 65 सीट्स है सीएमआई के अंदर। और आईएसआई डिपेंड करता है, कभी 29 सीट्स पर एडमिशन लेता है। इस बार 32 सीट्स पर आईएसआई ने एडमिशन लिया था। आईएसआई एम स्टैट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें और भी बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, लेकिन आप कोई एक ही पेपर दे पाइएगा। तो आईएसआई एम स्टैट्स की आप प्रिपरेशन कीजिएगा, इसकी मैं प्रिपरेशन आपको कराऊंगा। तो इसके थ्रू इस साल 32 सीट्स पर एडमिशन हुआ था, जिसमें से 17 स्टूडेंट सुप्रीमम क्लासेस से ही गए थे। 17 स्टूडेंट्स का जो शॉर्ट लिस्ट हुआ था, फाइनल एडमिशन लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें 17 स्टूडेंट्स सुप्रीमम क्लासेस थे। और होने का रीज़न भी होता है कि एक तो हम प्रिपरेशन के लिए मेहनत करते हैं, बच्चों से मेहनत करवाते हैं, दूसरा हम मॉक इंटरव्यू भी लेते हैं। और इसके पहले भी हमने 23 में मॉक इंटरव्यू लिया है, 24 में लिया है, 25 में भी लिया। तो इतने साल का डेटा है, इतने सारे बच्चों का हमारे पास मॉक इंटरव्यू का वीडियो है। जैसे ही आप 2027 में आओगे तो 2026 वाले का भी मॉक इंटरव्यू का वीडियो हो जाएगा। तो ये आपको मॉक इंटरव्यू के प्रिपरेशन कराने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है, जिसके चलते यहाँ के बच्चे काफ़ी बेहतर कर जाते हैं। ये केवल 2025 की बात नहीं है, 2024 में 29 सीट्स पर आईएसआई एम स्टैट्स में एडमिशन हुआ था, जिसमें से 13 स्टूडेंट सुप्रीमम क्लासेज के ही थे। तो थोड़ा संख्या कम थी, फिर भी अप्रोक्स 50% के आसपास था, तो इस बार 50% से ज़्यादा हो गया। फिर आता है आईआईटी जैम और सीवीटी। तो आईआईटी जैम में यदि आप बेहतर रैंक लाते हैं तो आप बॉम्बे जा सकते हैं, ठीक है ना। वैसे बहुत सारे बच्चे बेहतर रैंक लाके भी आईआईटी कानपुर प्रेफर करते हैं, क्योंकि किसी को किसी स्टूडेंट्स को लगता है कि यदि पीएचडी किसी को करना है, अब्रॉड से पीएचडी करना है, तो आईआईटी कानपुर बेस्ट प्लेस है, और है भी, ठीक है ना। पीएचडी के लिए आईआईटी कानपुर बेस्ट प्लेस है भी। यदि आपको बेहतरीन प्लेसमेंट लेना है आईआईटी कानपुर के कंपेयर में, तो आईआईटी बॉम्बे आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आईआईटी कानपुर से प्लेसमेंट नहीं होता है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। उस टाइप का इन्वायरमेंट आपको आईआईटी कानपुर में नहीं देखने को मिलता है जितना कि आपको आईआईटी बॉम्बे में देखने के लिए मिलता है। आईआईटी बॉम्बे में 49 या 48 सीट्स है, उसमें से ऑलमोस्ट 100% स्टूडेंट्स प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसलिए एक वहाँ का एक अलग तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपका मन नहीं भी होता है, फिर भी आपका बेहतर प्लेसमेंट वहाँ पर हो जाता है। आईआईटी कानपुर के साथ सीन अलग है। आईआईटी कानपुर में टोटल 62 सीट्स है। 62 सीट्स में ना करीब मुझे लग रहा है ना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, या इससे कम। इस बार मैंने कॉल करके बात किया था, तो इस बार मात्र 30 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट के लिए अप्लाई किया था, बाकियों ने अप्लाई ये नहीं किया है। बाकियों का इंटरेस्ट किस में है? पीएचडी में है, कुछ का इंटरेस्ट आईएसएस में है, कुछ का इंटरेस्ट आरबीआई में होता है, ठीक है। और बाकी का जो 30 लोग हैं वो प्लेसमेंट में भी इंटरेस्ट रखते हैं। प्लेसमेंट हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ और आपका
मीन्स उनके पास एक ISS बेस्ट ऑप्शन है, फिर RBI का भी बेस्ट ऑप्शन है। वैसे प्लेसमेंट हो ही जाता है, जो लगे रहता है उसका प्लेसमेंट हो ही जाता है। बहुत सारी कंपनी जाती है, कोई तो कंपनी आपके टैलेंट को समझेगी, ठीक है ना। कोई तो कंपनी जो होगी जो मीन्स कहेगा कि नहीं ये बंदा मेरे लायक है, ठीक है ना। कोई तो ऐसी कंपनी होगी। हम एक इंसान के लिए बेहतर नहीं लग रहे, इसका मतलब ये थोड़ा कि हम दूसरे इंसान के लिए बेहतर नहीं लगेंगे। तो वो चीज़ें होती है और अलग अलग कंपनी जाती है, शॉर्ट लिस्ट करती है, उनका कुछ क्राइटेरिया होता है। तो ये है सीट्स वगैरह हो गया थोड़ा बहुत। CMI में आपका 65 सीट्स है, लेकिन स्टूडेंट्स 60 के आसपास ही एडमिशन लेते हैं। अब आप कहोगे कि बाकी 10 सीट का क्या होता है, तो वो लोग अपना एडमिशन लेते ही नहीं है, वो वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता, ISI वेटिंग लिस्ट देता है। तो जो 4-5 बच्चे लास्ट टाइम में एडमिशन को विड्रॉ करते हैं, वो वेटिंग लिस्ट के थ्रू एडमिशन ले करके अपनी सीट को फुलफिल कर लेता है। लेकिन ये चीज़ें CMI के साथ नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में या आपके ही टाइम में या इसी टाइम पर हो सकता है कि वो वेटिंग लिस्ट मीन्स लिस्ट भी दे कि जो स्टूडेंट्स का जिस स्टूडेंट्स का CMI में एडमिशन हुआ है, लेकिन वो इंड टाइम तक एक विड्रॉ का डेडलाइन रहता है। यदि वो कोर्स को विड्रॉ कर लेता है, अपने एडमिशन कैंसिल कर लेता है, तो जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट्स है, जो उसके बाद के बच्चे बेहतर किए, उसको सीट वो दे दिया जाए। तो आने वाले टाइम में ये हो जाएगा जैसे कि ISI करता है। सेम IIT JAM के साथ है। IIT JAM का तो खैर राउंड ही चलता है, एक एडिशनल राउंड होता है। तो इस साल एडिशनल राउंड हुआ था, तो अच्छे खासे बच्चों का एडमिशन हुआ था। और इस बार सुप्रीमम क्लासेज का तो आपको पता ही होगा, लगातार हमारा रैंक आया था। बस इसमें 7 रैंक मिसिंग है, ठीक है ना। इस बार का ये रिजल्ट है, इसमें सिर्फ 7 रैंक मिसिंग है। और मेरी कोशिश है कि इस बार टॉप 30 में लगातार हमारे ही स्टूडेंट्स आए। ये तो चीज़ें इम्पॉसिबल सा लग रहा है, और इसकी कोशिश मैं करीब 2023 से कर रहा हूँ, ठीक है, कि 1 से 30 लगातार सुप्रीमम के ही स्टूडेंट्स। तो 2023 में भी पूरा नहीं हुआ, 24 में भी पूरा नहीं हुआ, 25 में वैसे 2024 में 21 स्टूडेंट्स टॉप 30 में थे। इस बार टॉप 30 में 22 स्टूडेंट्स रहे। टॉप 30 की मैं बात करूं तो 22, फिर भी 8 कम पड़ रहे, 8 स्टूडेंट्स कम पड़ रहे। और ये फुलफिल करना नहीं होता है। जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 60% ईजिली स्कोर हो रहा है, 70 ईजिली स्कोर हो रहा है, लेकिन 70 से 80 लाने में ना बड़ी मेहनत पड़ता है, या 80 से 90 जाने में ना बहुत मेहनत लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। आप जितना मेहनत में 60 स्कोर कर गए, उससे डबल मेहनत में ना 20% स्कोर बढ़ाने, माने उससे डबल मेहनत 20% आपको स्कोर बढ़ाने में लगता है। इतना ज़्यादा का एफर्ट लगता है। तो ये है आपका सीट्स वगैरह का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या है। आपका IIT JAM हो गया, ISI हो गया, CMI हो गया, अब बच गया CUET। तो हाँ, अब आप कहोगे कि IIT में और भी कॉलेजेस है, ठीक है। IIT में एक IIT तिरुपति है, IIT पलक्कड़ भी एडमिशन ले रही है, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि आपकी रैंक बेहतर है, कि तिरुपति वगैरह में जाने की नौबत ना है। लेकिन अब वहाँ भी बेहतर प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि अब कोर्स वहाँ भी पुराना हो गया। 2021 में 2020-21 में पहला बैच स्टार्ट किया था, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो गई है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ की थोड़ा दिक्कत आती है, वहाँ पर मैथमेटिक्स के कोर्स ज़्यादा होते हैं। वैसे IIT में भी मैथमेटिक्स के कोर्स होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली वहाँ पर 1-2 कोर्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब एक अच्छा खासा माहौल बन गया है, ठीक है। वहाँ पर भी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है प्लेसमेंट से रिलेटेड, एक स्टैटिस्टिक्स का एक अपना इन्वायरमेंट हो गया वहाँ पर। तो अब वो आपको अब माने वो स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट कराने में काफ़ी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो अब वो भी बेहतर हो गया है। इसके अलावा एक NIT है, ठीक है ना। आप NIT में भी जा सकते हो। NIT का केवल पिछले साल बड़ी बुरा हाल था, अभी इस बार का क्या है वो फ़ोन करने के बाद पता चलेगा। अभी मैं फ़ोन किया नहीं हूँ, तो मैं फ़ोन करूँगा तो आप लोगों को अपडेट कर दूँगा कि इस बार NIT त्रिची में प्लेसमेंट्स का क्या सीन है। वहाँ पे एक्चुअली कंप्यूटर साइंस है, स्टैटिस्टिक्स से जो आप IIT JAM MS का पेपर देते हैं उसके थ्रू ना
आपको NIT त्रिची में एडमिशन मिलता है और वो कंप्यूटर साइंस का कोर्स होता है। तो वहाँ पर एक MCA का कोर्स चलता है जो निमसेट के थ्रू जाते हैं। तो क्या होता है कि जो MCA वाले बच्चे होते हैं और जो मास्टर्स वाले बच्चे होते हैं, तो जो कंपनी आती है वो MCA वाले को ज़्यादा वेटेज देती है, तो उनका प्लेसमेंट धड़क धड़क हो जाता है। प्लेसमेंट मामूली प्लेसमेंट नहीं होता है, 70 लाख 75 लाख 60 लाख 65 लाख ऐसे उनका प्लेसमेंट होता है। और इसी लाहा में किसी का कंप्यूटर साइंस वालों का भी प्लेसमेंट हो जाता है, तो लक लग जाता है किसी स्टूडेंट्स का, लेकिन बल्क में नहीं होता है। एक नहीं होता है कि सबका हो रहा है, तो थोड़ा बल्क में नहीं होता है। दूसरा इस बार थोड़ा प्रोफेसर्स का भी ये लोग शिकायत कर रहे थे, तब पता नहीं क्या वहाँ का सिचुएशन है, स्टूडेंट्स प्रोफेसर्स के बीच में क्या कुछ अनबन हुआ या कुछ खटाहट है जिसके चलते उस बैच पर इफेक्ट पड़ा। ऐसा होता है कभी कभी कि किसी बैच से प्रोफेसर नाराज हो जाते हैं तो थोड़ा कोऑपरेट करना बंद कर देते हैं, और वहाँ का माई बाप सर्वे सर्वा सब प्रोफेसर ही है, ठीक है ना। और वो ऑनेस्ट होते हैं अपने काम, ऐसा नहीं कि वो लापरवाह होते हैं, नहीं, वो बहुत ऑनेस्ट होते हैं। यदि आपको धरती पर ऑनेस्ट आदमी देखना है ना, कि नहीं मुझे आज ईमानदार आदमी का चेहरा देखना है, तो आप IIT के कॉलेज में चले जाओ, NIT के कॉलेज में चले जाओ, प्रोफेसर्स का चेहरा देख लो, आपको वो माने इतने ईमानदार कि आपका वो एक नंबर नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना, चाहे जो हो जाए, एक नंबर नहीं बढ़ाएंगे आपका। और आपकी कॉपी ऐसे चेक करेंगे ना कि आपको भी नहीं पता होगा कि आपने कॉपी में क्या लिखा है, लेकिन उनको पता है कि आपने कॉपी में क्या लिखा है। एक बार मैंने पूछा था सर से, सर मुझे ये बतलाइए, मुझे नहीं पता चला कि मैं इस कॉपी में क्या लिखा हूँ, या आपको कैसे पता चला कि मैं क्या लिखा हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला, बस हमने रात भर रट्टे मारे, 2 दिन 3 दिन रट्टा मारा, याद किया, ये वो हाबी जाबी, बिना सोए गए, एग्जाम दे करके आ गए। अब क्या लिखे, नींद में आधा दिमाग काम कर रहा, आधा नहीं कर रहा है। लेकिन उनको पता है, कहे कि बाबू मैं एक कॉपी में ना 1 घंटे का टाइम देता हूं कि मैं लिखा क्या हूं। वो उस कॉपी से सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या पता कुछ बच्चा ऐसा लिखा हो जो मुझे ना पता हो। तो ऐसा हुआ भी है, ठीक है ना। विकास विक्रम सर नाम है, उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, पूरे समय उनसे वो क्वेश्चन हो ही नहीं रहा था, वो खुद एक्सेप्ट किए थे कि इस क्वेश्चन को मैं कई दिनों से लगा हूं करने के लिए। रिसर्च पेपर में वो बीच में आ रहा था, जब वो थे रिसर्च पेपर तैयार कर रहे थे, तो वो बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसका उनको प्रूफ नहीं मिल रहा था, वो नया चीज था। वो 400 बच्चों के ग्रुप में दे दिए क्वेश्चन, उसी का एग्जाम ही ले लिए, कोई भी सॉल्व नहीं किया, सिर्फ एक लड़के ने सॉल्व किया था। 300 बच्चों में सिर्फ एक बच्चे ने सॉल्व किया था, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें हुई थी और आपका उनका जवाब मिल गया, लेकिन उस खुशी में सारे बच्चे को नंबर मिला था, ठीक है ना। किसी का भी 1 मार्क्स उन्होंने नहीं काटा था, सारे स्टूडेंट्स को नंबर दिया था, क्योंकि उनका जो समस्या था वो सॉल्व हो गया था। तो ऐसे भी चीज़ें होती है वहाँ पर, मीन्स आप बहुत सारी वहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा। IIT का आप लाइफ जाओगे तो आपको पता चलेगा कि माने कहीं धरती का स्वर्ग है ना, वो IITs में है। स्वर्ग किस सेंस में है वो स्वर्ग? क्या वहाँ बेहतर पढ़ाई होती है या वहाँ कुछ और है, ठीक है। तो बेशक माने पढ़ाई का तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, आप खुद ही ब्रिलियंट बच्चे हो, ठीक है। वहाँ पर सारे शार्प माइंड वाले बच्चे जा रहे हैं, मेहनती बच्चे जा रहे हैं, तो मेहनती बच्चों को पढ़ाने की जरूरत थोड़ी पड़ती है, वो खुद ही सब कुछ पढ़ लेते हैं। प्रोफेसर्स पढ़ाए ना पढ़ाए, उनका पढ़ाया समझ में आए ना आए, बच्चे माने वहाँ के स्टूडेंट्स जो भी है वो खुद ही मेहनत करके सारी चीज़ों को सीख जाते हैं। उनको किसी से पढ़ने की या किसी से पढ़ने का इंतजार करने का वो नहीं है कि नहीं वो पढ़ाएंगे तो मैं समझूंगा तो मैं पढ़ूंगा, ऐसा वो केस नहीं है। हम पढ़ लेंगे, ठीक है, बस एक क्लास फॉर्मेलिटी होती है, ठीक है। वो क्लास जाते हैं, क्लास आते हैं, तो वहाँ पर ऐसा क्या चीज़ है, ठीक है।
एक तो वहाँ कल्चरल प्रोग्राम बहुत होता है, ठीक है, पहली चीज। दूसरा कि आप एक कैंपस के अंदर रहते हो, आप एक कैंपस में हो, जैसे कि रामकृष्ण मिशन वाले बच्चे उसी कैंपस में रहते हैं, ठीक है ना, जो कोलकाता में कॉलेज है नरेंद्रपुर में, वहाँ मैं गया हूँ, वहाँ पर सारे बच्चे एक साथ रहते हैं। तो वहाँ पर भी क्या है ना कि आप एक साथ रहोगे, तो इससे क्या होगा कि सबका छुट्टी एक साथ, सब बिजी एक साथ, सब फ्री एक साथ, तो एंजॉय मीन्स एंजॉय करने का आपके पास भरपूर टाइम होता है, ठीक है ना। इस सेंस में वो कॉलेज बेहतर है, ठीक है ना, क्योंकि आप एक साथ जी रहे हो। अकेले आप जियोगे तो यार क्या जीना है, ठीक है ना। एक होता है कि ग्रुप में 10-15 का एक ग्रुप है, 5 बच्चों का एक ग्रुप है, मस्ती हो रही है, सब कुछ हो रही है, पढ़ाई भी हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मस्ती हो रही है, उसी में पढ़ाई भी हो रहा है, सेमेस्टर एग्जाम आया, सब लगा पड़ा है। तो वहाँ पर एक अलग सा माहौल होता है, वो माहौल आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। दूसरा प्रेशर, आपको लाइफ में उतना प्रेशर कभी नहीं मिला होगा जितना प्रेशर वहाँ मिलेगा। बहुत प्रेशर मिलता है, ठीक है ना। जैसे उस प्रेशर से छूटोगे ऐसा लगेगा कि वाह स्वर्ग में जी रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए वहाँ की जिंदगी स्वर्ग की तरह लगती है। नहीं होता कि एकदम आपको दबा करके रखा गया, एकदम दबा करके रखा गया, अचानक से छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, कितना सुकून सा मिलता है, लगता है वाह क्या जीवन। जैसे कोई एकदम प्यासा हो, ठीक है, उसको एक बूंद भी पानी नहीं मिले, ठीक है, आप उसको 2 बूंद पानी पिला दीजिए, जब वो पानी से तड़प रहा है तब उसको पानी पे देखिए, वो पानी उसको अमृत की तरह लगेगा। यही इन्वायरमेंट IIT का होता है, आपको एकदम प्रेशर में रखेगा। जब एग्जाम हो जाएगा ना, जब जैसे क्विज हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, उस प्रेशर से आप नहीं जा पा रहे, प्रेशर हट गया, अब आपको वहाँ स्वर्ग लगेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं प्रेशर हमेशा रहेगा, सिर्फ एग्जाम के टाइम पर रहेगा, क्विज के टाइम पर रहेगा, लेकिन उसका एक अलग ही मजा है, हर एक चीज का एक अलग ही मजा है, ठीक है ना। कि माने हमेशा इंसान सुखी रहे तो सुख की अनुभूति होगी, कभी नहीं होगी। लेकिन लाइफ में कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, तो जो दुख के बाद सुख मिलता है ना, तो उस सुख की अनुभूति होती है, लगता है कि हाँ हम जिंदगी जी रहे हैं। और यही लाइफ है, ठीक है ना, यही लाइफ है, कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो जाए, ठीक है, पैसा मायने नहीं रखता है, पैसे से आपके दुख को खत्म नहीं किया जा सकता है, वो एक ह्यूमन नेचर है, ठीक है ना। आप किसी से संबंध में हो, ठीक है ना, आपकी वाइफ है, माँ है, भाभी है, चाचा है, चाची है, कोई बोल दिया, आपके मन को क्लेश लग गया, तो वो एक दुख का ही पार्ट में आएगा। या कुछ हो गया फैमिली में, वो भी एक दुख का ही पार्ट आएगा। कुछ और भी किसी मैटर पर बात होगी, वो भी एक दुख का ही पार्ट आएगा। आपके पास इतना पैसा है फिर भी आप उसको हटा नहीं सकते, ठीक है ना। और जो गरीबी में जी रहा है उसकी तो बात ही छोड़ो भाई। हाँ, आपने तो वो चीज़ें नहीं देखा है, हमने गरीबी को देखा है, ठीक है। और उसके बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि एक एजुकेशन ही मात्र ऐसा साधन है जो आपको जीरो से हीरो बना सकता है। यानी आपके पास कुछ नहीं है तो एक समय के बाद आपके पास बहुत कुछ होगा, और यह एजुकेशन के बदौलत आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। और भी संसाधन है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वेल इस्टेब्लिश, एक सुकूनता भरी माने एक सुकून भरी जिंदगी आपको एजुकेशन ही दे सकता है। हालांकि परेशानियां सबके लाइफ में है, ऐसा नहीं है कि एक पार्टिकुलर लाइफ में के पास ये परेशानी नहीं, सबके लाइफ में परेशानी है, लेकिन वो एक सुकून सा देता है। तो वही IIT का माहौल है, ठीक है ना। और जब आप वहाँ से निकलोगे पढ़ करके, चाहे वो ISI हो, फिर CMI हो, या फिर IIT हो, जब आप वहाँ से पढ़ करके निकलोगे तो IIT आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहा है, बाकी स्कूल आपको सिर्फ पढ़ा रहा है, कॉलेज आपको पढ़ा रहा है, ठीक है ना, BSc जहाँ आप कर रहे हैं आपको पढ़ा रहा है, लेकिन IIT आपको अब दुनिया से लड़ने के लिए भी रेडी कर रहा है, क्योंकि वो आपका आखिरी स्टेज है, तो आपको दुनिया से लड़ना भी है, ठीक है ना। पढ़ने के लिए तो हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन अब दुनिया से लड़ना कैसे है, IIT वो सिखाता है कि आप जब आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आप अपने लाइफ को बेहतर कैसे बनाओगे।
बहुत सारी आपके लाइफ में परेशानी आएगी, लेकिन वो परेशानी उस परेशानी के सामने बड़ी छोटी लगेगी। तो इस परेशानी को आप इजीली फेस कर लोगे जब आप आईआईटी से पढ़ के निकलोगे। और जब आप पुरानी चीज़ों में जाओगे, अरे यार इससे तो बड़ी बड़ी परेशानियां हमने झेला है, ये क्या, इसके तो सामने, माने उसके सामने तो ये परेशानी कुछ है ही नहीं। तो ये लगता है, माने ये होता है, ठीक है ना। माने एक नहीं होता है कि आपको एकदम पीट पीट के एकदम मजबूत बना दिया गया है। अब कोई बाहर आएगा, आपको 10 हथौड़ा मारा गया है और 10 हथौड़ा मार करके 10 हथौड़ा सहने के काबिल बना दिया गया है। अब बाहर आओगे, कोई 4 हथौड़ा मारेगा तो असर होगा, कोई 8 हथौड़ा भी मारेगा तो असर होगा? नहीं होगा। आप उसको सह लोगे। सहने का मतलब कि आप स्ट्रगल करके उस समस्या का सॉल्यूशन निकाल लोगे। आप हार नहीं मारोगे, उसका सॉल्यूशन निकाल ही लोगे, चाहे जैसे भी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी आपके सामने क्यों ना आए, उस परेशानी को आप इजीली फेस कर लोगे जब आप आईआईटी वगैरह से पढ़ के निकलोगे, आईएसआई से पढ़ के निकलोगे, सीएमआई से पढ़ के निकलोगे। तो आईआईटी सिर्फ आपको किताब पढ़ने नहीं सिखाता है, सिर्फ आपको एप्सिलॉन डेल्टा ढूंढने नहीं सिखाता है, सिर्फ आपको वो स्टैटिस्टिक्स नहीं सिखाता है, सिर्फ आपको वो मीन मीडियन मोड नहीं सिखाता है, आपको जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। तो इस मायने में ये कॉलेजेस बहुत बेहतर है आपके लिए, आपके कैरियर को बिल्ड करने के लिए। इसके बाद आता है सीवीटी। तो सीवीटी के से यदि आप आईआईटी से जैम से ट्रिपल आईटी में भी एडमिशन मिल रहा है, ठीक है ना। तो आपके समय तक प्लेसमेंट बेहतर हो जाएगा, आपके समय तक कोर्स इस्टेब्लिश हो जाएगा, वेल स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, प्लेसमेंट सेल बन जाएगा और प्लेसमेंट भी होने लगेगा। और प्योर डेटा साइंस का कोर्स है ट्रिपल आईटी के अंदर, ट्रिपल आईटी लखनऊ है, ट्रिपल आईटी ग्वालियर है वगैरह और भी है, ठीक है ना। वहाँ से प्लेसमेंट भी होने लगेगा। तो उस समय की हम उस समय बात करेंगे ट्रिपल आईटी के बारे में। अभी थोड़ा सा चीज़ें उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन आपके समय तक, क्योंकि आपकी बात कब होगी, आपकी बात 2029 में होगी ना, तो 2029 तक चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएगी और बहुत कुछ बदल चुका रहेगा। सरकार भी हो सकता है कि एक नया कैबिनेट का गठन हो जाए, ठीक है ना। सरकार, मैं बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नया कैबिनेट के गठन की बात कर रहा हूँ। ये सरकार भंग होगा, एक नया सरकार बनेगा, भले यही लोग बनाए, बात अलग है। तो बहुत सारी चीज़ों का चेंजेज हो जाएगा, तो उस समय का उस समय देखा जाएगा। अब है सीवीटी। तो सीवीटी के थ्रू डीयू है और बीएचयू है, जहाँ से प्लेसमेंट बेहतर है। इनमें से सबसे ज़्यादा बेहतर प्लेसमेंट डीयू का है। डीयू का प्लेसमेंट किसी भी मायने में आईआईटी से कम नहीं है, किसी भी मायने में। बस एक चीज़ की कमी है, प्रेशर की कमी है, ठीक है ना। जो प्रेशर आपको आईआईटी के अंदर मिलेगा, वो प्रेशर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। और प्रेशर में ही क्या होता है, कोयला हीरा बनता है, प्रेशर में ही बनता है ना। कोई परफेक्ट आदमी कब बनता है, कोई मजबूत आदमी कब बनता है, कोई सबसे ज्यादा सक्सेस कब होता है, जब उसके लाइफ में माने बहुत परेशानियां हो। जिसके लाइफ में जितनी ज्यादा परेशानियां होती है, जिसके लाइफ में जितनी ज्यादा परेशानी होती है, वो इंसान उतना आगे तक सफल होता है, बहुत दूर तक जाकर के वो बहुत दूर तक वो चलता है। सफलता की सीढ़ी वो बहुत लंबी छलांग लगाता है सफलता के सीढ़ी में। जिसका लाइफ में कम परेशानी होती है वो बहुत दूर तक नहीं जाता है, सफल होता है, लेकिन वो अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाता है जितना कि अचीवमेंट एक स्ट्रगल करने वाला, एक परेशानी झेलने वाला इंसान करता है। जिसके लाइफ में जितना ज़्यादा स्ट्रगल, उतना वो सफलता की छलांग लगाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, आपके सामने एग्जाम्पल है, कुछ भी बहुत दूर नहीं जाना। एपीजे अब्दुल कलाम तो बहुत समय की बात हो गई, ठीक है ना, उनको भी कंसीडर कर सकते हो। माने आप अपने युग की यदि लो कि नहीं, हमारे आसपास जो आंखों के सामने है थोड़ा उसका बतलाइए। तो एग्जाम्पल एमएस धोनी और युवराज सिंह है। हालांकि अब दोनों ये क्रिकेट खेलना छोड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इनके फैन होंगे, मुझे पता है। तो युवराज सिंह को बना बना प्लेटफॉर्म मिला था, इसके पिताजी की विरासत थी। युवराज भी बहुत बेहतर प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। धोनी से ज्यादा बेहतर प्लेयर युवराज है, लेकिन सफल सबसे ज्यादा कौन किया, एमएस धोनी किया, बाद में आता है। दोनों साथ में अंडर 90 माने रणजी का मैच खेलते हैं।
युवराज एक वर्ल्ड कप खेल चुका है, तब जाकर के एम एस धोनी का एंट्री होता है बाद में, और सबको पीछे छोड़ देता है, क्योंकि इसके लाइफ में स्ट्रगल बहुत लंबी रही। एम एस धोनी का लाइफ में स्ट्रगल लंबी रही। युवराज सिंह के लाइफ में स्ट्रगल लंबी नहीं रही, टैलेंट की कमी नहीं थी, टैलेंट तो एम एस धोनी से लाख गुना ज्यादा है युवराज में। मुझे लग रहा है कि युवराज एक ऐसा प्लेयर होगा, माने किसी को भी बतलाओ युवराज के बारे में, वो एम एस धोनी को कुछ देर के लिए नकार सकता है, युवराज को कोई नकार नहीं सकता है। सबका फेवरेट प्लेयर यदि उस टॉप 11 में देखा जाए तो एक युवराज है, हमेशा ही वो रहेगा। लेकिन सबसे ज्यादा सफल कौन हुआ? एम एस धोनी हुआ। अभी भी आईपीएल खेल रहा है, युवराज आईपीएल छोड़ दिया, अभी भी इसका डिमांड है। जब बैट लेकर के निकलता है ना फील्ड में, तो पूरा जो स्टेडियम है वो साइलेंट हो जाता है। जब आउट होता है, जब निकलता है तो आज तक नहीं आता है उसके निकलने में। 2 वर्ल्ड कप जीता, T20, 50-50, ये आपके आंखों से दिख रहा है। एम एस धोनी मूवी भी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स है जिन्होंने लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, वो बहुत आगे तक गए। ठीक है ना? तो स्ट्रगल से परेशान नहीं होना है, स्ट्रगल ही आपको बेहतर बनाती है। ड्यू के बच्चों को स्ट्रगल कम वो फेस करते, प्रेशर कम फेस करते, तो ये थोड़ा हीरा कम बनते हैं। इनका हीरे का वो जो बॉन्डिंग है ना उतना मजबूत नहीं होता है। लेकिन जो आईआईटी के अंदर पढ़ के निकलते हैं उनकी बॉन्डिंग बड़ी मजबूत होती है। भले प्लेसमेंट एक ही पैकेज पे हो, आईआईटी वालों का भी प्लेसमेंट 15 लाख पर होता है, ड्यू वाला का भी प्लेसमेंट 15 लाख पर होता है। तो आईआईटी वाले 15 से 30 जल्दी पहुंच जाएंगे, ड्यू वालों को थोड़ा पहुंचने में टाइम लगेगा। मिला जुला कर आपको जॉब मिल जाएगा। ठीक है ना? कोई 30 में खुश है, कोई 50 में भी खुश नहीं है, कोई 15 में ही खुश है। ठीक है? कोई 10 में ही खुश है, कोई 15 में भी खुश नहीं है। ठीक है ना? तो वो वाली चीज है। तो ये है आपका आईआईटी से ड्यू है, बीएचयू, हाँ बच गया बीएचयू। तो बीएचयू से ना माने लक लगता है। ठीक है? माने जैसे कि वहां जुआ चलता है, कभी लक अच्छा तो भर भर के प्लेसमेंट, कभी लक खराब तो सब गलियाने लगता है। ठीक है ना? तो वो सब लक पर डिपेंड करता है कि हाँ किसका लक क्या है, क्या है। तो ये है आपका ओवरऑल कैरियर अपॉर्चुनिटी। और आप यदि आईआईटी जैम के लिए मेहनत करते हैं तो आपका आईएसआई बेहतर होगा। भले आईआईटी जैम ना निकले, आपका सीवीटी 100% निकल जाएगा। लेकिन आप आईआईटी जैम का बीच में छोड़ देते, होपलेस हो जाते हैं तो आपका सीवीटी भी नहीं निकलेगा। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। भले आप आईआईटी में बेहतर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आईआईटी में थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल स्टैंडर्ड है, तो हो सकता है कि आप 0 लेवल के क्वेश्चंस को इजीली करो। लेकिन जैसे ही आप टॉप लेवल में जाओ, लेवल 3 में जाओ, लेवल 4 में जाओ, तो अब आपको परेशानी क्रिएट होने लग रहा है। ठीक है ना? तो उस केस में आप डिमोटिवेट होने लगते हो। तो उस डिमोटिवेशन में आप क्या करते हो कि पढ़ाई छोड़ देते हो बिल्कुल। तो उसका नुकसान हो जाता है, क्योंकि अब आपसे सीवीटी भी नहीं निकलेगा। आप अब ये सोचने लगते हो कि मैं सीवीटी की तैयारी करूंगा। तो सीवीटी में अब क्या होगा कि जो सीवीटी लेवल के क्वेश्चन है, जब आपका एग्जाम का टाइम नजदीक आएगा, आप वो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तो बहुत एक लंबा गैप दे दिया ना। तो आपको कंसेप्ट को बिल्ड होने नहीं देता है वो गैप। तो इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि भले ही आप आईआईटी के टॉप लेवल के क्वेश्चंस को ना कर पाओ या परेशान वो कर रहा है आपको, तो उससे ज्यादा परेशान नहीं होना है, लगे रहना है, सॉल्यूशन से सीखो। सब कुछ यार सीख करके थोड़े आए हो, और सब कुछ सीख करके नहीं आए हो ना, सीखने देख करके सीखने के लिए आए हो ना, कि हाँ भाई चलो कैसे सॉल्व हो रहा, हाँ सर ने ऐसे सॉल्व किया, अच्छा उससे पूछा तो उसने ऐसे सॉल्व किया, तो उसने क्या अप्लाई किया, किस तरीके से कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया। फिर खुद से बात करना है कि इस चीज को मैं क्यों नहीं सोच पाया, या मुझे किस तरीके से सोचना चाहिए था। ये तो इसमें से जितने भी स्टेप्स यूज किए गए, जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए, वो तो सारा कॉन्सेप्ट मुझे पता है। फिर ये मेरे से क्यों नहीं हुआ, ये खुद से बातें करना है, यानी अपनी कोशिश भरपूर करना है। कोशिश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भले आपका जैम में 10 मार्क्स आए, ठीक है, भले 10 मार्क्स आए, लेकिन आप सीवीटी में
150 160 स्कोर करोगे, 170 स्कोर करोगे सीवीटी के एग्जाम में। लेकिन यदि आपने छोड़ दिया ये सोच करके कि मेरा तो टेस्ट में 5 ही मार्क्स आ रहा है, मेरा तो टेस्ट में 10 ही मार्क्स आ रहा है, मेरा तो टेस्ट में 20 के पार ही नहीं हो रहा है, तो आपसे सीवीटी भी नहीं निकलेगा। भले ही आपका 20 आ रहा है, फिर भी आप लगे रहो लगे रहो लगे रहो। ऐसे मेरे पास अनेकों एग्जाम्पल है जिनका टेस्ट में 5 मार्क्स भी नहीं आता था, लेकिन वो लास्ट तक लगे रहे। आज वो डीयू से पढ़ करके प्लेसमेंट ले लिए और बेहतर पैकेज के साथ प्लेसमेंट लिए। 19 लाख 21 लाख 18 लाख ऐसा वो पैकेज लिए है, जबकि वो बिल्कुल होपलेस हो गए थे। ऐसे मेरे पास अनेकों एग्जाम्पल है जिनका कभी टेस्ट में 20 प्लस नहीं हुआ, जितने वो टेस्ट दिए, 50 टेस्ट दिए, 50 में से किसी टेस्ट में उसका 20 नहीं हुआ, लेकिन वो आज आईआईटी से पढ़ करके प्लेसमेंट भी इस बार ले लिया। ऐसे 5 स्टूडेंट्स हैं, पांचों का सबसे पहले प्लेसमेंट हुआ। परसों ही बात हो रही थी, ठीक है ना, स्टूडेंट्स वगैरह से जो आईआईटी बॉम्बे कानपुर में है। मैं हमेशा अपडेट रहता हूँ, पूछते रहता हूँ, आप ही लोगों के लिए पूछते रहता हूँ। सबसे पहले प्लेसमेंट इन्हीं लोगों का हुआ। तो ऐसा थोड़ी कि इनमें हुनर की कमी थी या ये कंसेप्ट नहीं जानते थे, लेकिन ड्यूरिंग टेस्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन जो टेस्ट देते थे, जब वो टेस्ट देते थे उनसे क्वेश्चन नहीं होता था, वो परेशान होते थे, मेरे पास आते थे। मैं कहता कि सोल्यूशन देख करके करो, जो गलतियां की हो बस केवल उसी को सोचो कि आपने टेस्ट में क्या क्या गलतियां किया है। वो सिर्फ गलतियों पर काम करने लगे और वो गलतियां उनको कहाँ पहुंचा दिया, आईआईटी के अंदर पहुंचा दिया। तो आप एक टेस्ट में यदि 25 क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, और 25 में मान चलो 30 ले लेते हैं, 30 क्वेश्चन ट्राई करते हैं और 30 में आप 15 गलत कर रहे हैं, ठीक है ना, और उस 15 क्वेश्चंस को आप बहुत सीरियसली ले रहे हैं, तो 50 टेस्ट में 15 के हिसाब से कितना हो गया, 450 क्वेश्चन हो गया। उस 450 क्वेश्चंस का एक एक कंसेप्ट आपके माइंड में चुंबक की तरह चिपकता जाएगा, क्योंकि वो आपको परेशान कर रहा है। आपको परेशान इसलिए कर रहा है कि वो क्वेश्चन आपसे होना चाहिए था, फिर भी गलती हुआ। उस क्वेश्चन का सही आंसर आना चाहिए था, फिर भी गलत आया आपसे। तो वो आपको परेशान कर रहा है, वो आपके दिमाग को झकझोर रहा है, वो आपसे टाइम ले रहा है। वो क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पर आप टाइम दे रहे हो, इसलिए उसका एक एक कंसेप्ट आपके माइंड में चिपकता जाएगा। और 450 में मजाल है कि 40 से 50 क्वेश्चंस पेपर में न रहे, फाइनल जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे आराम से रहेगा। और उस 40 से 50 क्वेश्चंस में आप 25 क्वेश्चंस भी सही करके आ जाते हो डिफिकल्ट पेपर के केस में, तो आपका 30 से ज्यादा स्कोर हो गया। इस बार तो 26 मार्क्स पर इस बार कॉलेज मिला है। जिसका इस बार 26 मार्क्स आया है उसको भी कॉलेज मिला है। जनरल से जिसका 27 मार्क्स आया उसको भी कॉलेज मिला है। तो कब किस्मत लग जाए, कब किस्मत चमक जाए, कोई जानता नहीं है। सर इजी पेपर आ गया तो इजी पेपर आ गया तो या फाड़ के रख दोगे आप। 450 क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चुंबक की तरह चिपक गया है, उसका एक एक कंसेप्ट, और इजी पेपर आ जाए तो इजी पेपर का मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन, तो आप फाड़ के रख दोगे। 50-60 स्कोर आपके लिए करना बड़ी बात नहीं रहेगी। 50 to 60 स्कोर आप इजीली कर जाओगे। लेकिन कंडीशन है कि आपको लास्ट तक लगे रहना है। यदि आप लगे रहे और जैम में बहुत बेहतर करके, या आपका सब कुछ क्लियर है, टेस्ट में बेहतर हो रहा है, माना कुछ देर के लिए कि आपका जैम में बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि वो 3 आवर्स किसका कैसा निकलेगा कहना मुश्किल है। आपका सारा कुछ रेडी है, उस 3 आवर्स में आपको एसिडिटी हो गया, सर दर्द करने लगा और कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो अब क्या, आप किस्मत ही खराब है ना, इसको किस्मत ही खराब करेंगे ना। लेकिन वो मेहनत आपका वेस्ट नहीं जाएगा। उसके बाद सीवीटी का एग्जाम है, तो सीवीटी में तो आप बेहतर करोगे ही करोगे, आईएसआई में बेहतर करके निकल जाओगे। ऐसी एग्जाम्पल है मेरे पास। कौन है, उसका नाम है क्रूटी करके कुछ नाम है शायद, उसका जय में 276 रैंक था, ठीक है, कॉलेज ही नहीं मिला, ठीक है ना। वो एकदम परेशान हो गई थी, एकदम वो परेशान थी, उसको कॉलेज ही नहीं मिला, लेकिन उसने मेहनत किया था तो उसको क्या मिल गया, आईएसआई मिल गया।
ठीक है। यदि आपका जैम में बेहतर आएगा तो आईएसआई में बेहतर करने का चांस आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आईएसआई में जिस लेवल का क्वेश्चंस आता है या जो कंसेप्ट आता है, आपका जैम आते आते यानी जैम का एग्जाम देते देते एक एक चीज क्लियर हो जाता है और वही क्वेश्चंस आता है एग्जाम में। मींस आईएसआई का पीएसए और पीएसबी में आता है। बाकी रह गया पीएसबी का क्वेश्चन, तो पीएसबी के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराते हैं। जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है उसको हम अगस्त तक कंप्लीट कर ही देते हैं, तो बच जाएगा सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वो भी क्या? उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग पीएसबी। और पीएसबी क्या है? जो आप जैम में क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिवली सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सॉल्व का प्रोसेस होता है कि आपका मैक्सिमम कंसेप्ट दिमाग में चलता है, आप सिर्फ मेन चीजों को लिखते हो, कैलकुलेटिंग वाले पार्ट को लिखते हो। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि जो आपके माइंड में चल रहा है उसी को लिख देना होता है। जैसे कि आपने कहीं पर चेबीशेव इनइक्वालिटी अप्लाई किया, कहीं पर आपने मार्कोव इनइक्वालिटी अप्लाई किया, तो उस चीज को लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा क्लास में हूँ, आपको मैं कॉल करता हूँ, ठीक है ना। हाँ हाँ, आप कर दो, मैं क्लास में हूँ। ठीक। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था कि वो जो है ना उसको लिखना होता है, ठीक है ना। जैसे कि आपने कहीं पर किंग रूल अप्लाई किया है, जैसे कि एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हो, तो उस किंग रूल लिखना होता है कि हाँ मैं इस चीज को अप्लाई कर रहा हूं, मैं इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा हूं। आप ऑब्जेक्टिव में उस चीज को लिखते नहीं हो, बस यही अंतर आता है। बाकी वही सारा प्रोसेस होता है, यानी जो स्टेप्स आपके दिमाग में चल रहा होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पे उसी को लिख देना होता है। वही हो गया सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसकी हम प्रैक्टिस करा देते हैं, बस बच्चे बूम कर जाते हैं। जैम में आपने मेहनत कर ही लिया, अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपने सॉल्व कर ही लिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। मैक्सिमम बच्चे, आप विश्वास नहीं करोगे, जिसका टॉप 30 में रैंक आता है ना, बोला सर हमने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं सर, एक सप्ताह ही बचा है सर, क्या क्या करे बतलाइए ना। देखिए अजीब हाल है, तुमने पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, हम भी प्रेशर नहीं देते। अरे यार जैम में मेहनत किए ही हो ना, ऐसा तो नहीं कि वो मेहनत बेकार चला जाएगा। मेहनत किए हो ना तो ही ना इतना बेहतर रैंक आया है। बस तुम केवल एग्जाम देने चले जाना, बेहतर हो जाएगा। सच में बेहतर हो गया। ऐसे एक दो नहीं, मैक्सिमम बच्चे यही करते, जिनका टॉप 30 में रैंक आ जाता है, अरे एक कॉलेज मिल गया ना, बॉम्बे कानपुर मिल गया ना, अरे कौन पढ़ेगा, ठीक है ना, तो वो एकदम प्रेशर मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप प्रेशर मुक्त होकर के कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, बिना प्रेशर का वो बेहतर ही जाएगा। आपकी प्रिपरेशन 100% है, आप प्रेशर के साथ एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम बेहतर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। आपकी प्रिपरेशन 60% है, लेकिन आप पर 1% भी प्रेशर हावी नहीं है, आपका एग्जाम बेहतर जाएगा, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। तो प्रेशर ही आपको, माने प्रेशर आपको बर्बाद करके रख देगा, भले ही आपकी प्रिपरेशन 100% क्यों ना हो। तो इसलिए प्रेशर से निजात पाया जाता है, प्रेशर को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया जाता है। तो जब बच्चों का आईआईटी जैम में बेहतर रैंक आ जाता है तो उनके सामने से प्रेशर बिल्कुल ही छू मंतर हो जाता है, तनिक भी प्रेशर नहीं रहता है। इसलिए आईआईटी जैम में बेहतर करने वाले आईएसआई के एग्जाम में बेहतर कर जाते हैं। ये सबसे मेन रीजन है, प्रेशर। बाकी हम मॉक इंटरव्यू की तैयारी करा ही देते, इसके बाद वो सीरियस होते हैं, सर हमने तो सोचा ही नहीं था कि बेहतर एग्जाम जाएगा, ये तो चला गया, ठीक है सर मॉक इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, ये करें, इतना सारा वीडियो है, 40-50 वीडियो है, 50-60 वीडियो है मॉक इंटरव्यू का, बच्चों का ही हमने ही लिया है, मैं लिया हूँ, आईएसआई के बहुत सारे बच्चों ने इंटरव्यू, एक पैनल में बनाता हूँ, 3-3 4-4 का एक ग्रुप होता है, वो ग्रुप उनसे ऑनलाइन मीट करके उनका मॉक इंटरव्यू लेता है, तो इतने सारे क्वेश्चंस, तो वहीं से सारा सब कुछ रेडी हो जाता है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो हो गया, आईएसआई भी क्लियर हो गया, बशर्ते कि आपको जैम में ही मिला जुला करके मेहनत करना। अब कोई सोचेगा कि सर आईआईटी जैम का तो क्वेश्चन हो नहीं रहा है, हमने काफी लेट कर दिया, हम ये वो हावी जाबी, सर अब सर पढ़ने का मन कर रहा है, नवंबर आ रहा है सर अब पढ़ने का मन कर रहा है, सर आईएसआई निकल जाएगा, नहीं निकलेगा।
आपको स्टार्टिंग से लगना पड़ेगा। या तो आपका बेस बेहतर हो, नवंबर से लगोगे और आप आईएसआई निकालना चाहते हो तो आपका बैकग्राउंड बेहतर होना चाहिए, आपका कहीं ना कहीं एक मेहनत होना चाहिए और वही मेहनत आपको आगे उठने में मदद करेगा, हेल्प करेगा। यदि आपने कहीं मेहनत नहीं किया है तो आपसे नहीं निकला, मीन्स आप नवंबर से प्रिपरेशन करके आईएसआई एम स्टैट्स का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो। हाँ, सीएमआई का कर सकते हो, क्योंकि सीएमआई का जो एग्जाम है ना वो +2 लेवल का है। सीएमआई का मीन्स आपका कॉमन सिलेबस आईआईटी जैम में मिलेगा, आईएसआई और सीवीटी इन तीनों का सिलेबस कॉमन है, एक आध दो चैप्टर छोड़ करके, बाकी एग्जाम लेने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, अब है सीएमआई। सीएमआई डेटा साइंस का सिलेबस बिल्कुल ही अलग है, सिर्फ एक डिफरेंशियल कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा, यही दो चीजें कॉमन मिलेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा, और इसी का वेटेज सीएमआई डेटा साइंस के एग्जाम में ज्यादा है। बाकी हो गया एपीजीपी, बाइनोमियल, आपका ट्रिगोमेट्री, ठीक है। तो ये इससे फंडामेंटल क्वेश्चंस आता है जो +2 लेवल का होता है, जो अभी मैं बेसिक क्लासेज लूंगा ना कल परसों या तरसों से, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा। यानी ये जो आपका 1.5 महीना क्लास चलेगा, 1 से 1.5 महीना फंडामेंटल चीजें, इसमें आपका सीएमआई का प्रिपरेशन पूरी तरीके से हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। बचेगा तो सिर्फ स्यूडो कोड, और उसकी क्लासेज अलग से लिया जा रहा है, अभी लिया जा रहा है, ठीक है ना, तो अगले बार भी लिया जाएगा। तो बस एक सूडो कोड को अलग से कंप्लीट करना है, तो आपका सीएमआई डेटा साइंस भी कंप्लीट होगा। यानी यदि आप इस बेसिक्स लेक्चर को सीरियसली कर लेते हो, साथ में एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को पैरेलली सॉल्व कर लेते हो, तो आपका सीएमआई का प्रिपरेशन हो गया, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। यानी मेरा यह बेसिक लेक्चर जो 20 फरवरी तक होगा आपके सीएमआई का प्रिपरेशन करा देगा। तो यही सारी चीजें है, सीएमआई वगैरह जो भी है, आपका जो भी मैं डाउट होगा मैं लूंगा, ठीक है ना। तब तक अभी मैं अब थोड़ा ज्ञान दे दूं, कुछ बचेगा तो मुझे बतलाना, ठीक है ना। तो आपका कैरियर हो गया, आईएसआई सीएमआई और सीवीटी में क्या रिलेशन है ये हो गया, ठीक है ना। सीएमआई थोड़ा अलग है, ठीक है ना। आप इसका प्रिपरेशन 10 दिन भी तैयारी करके निकाल सकते हो, यानी 10 दिन की तैयारी करके भी आप सीएमआई एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। वहीं आपका यह वाला लेक्चर बेहतर होना चाहिए, या आपका +2 बेहतर होना चाहिए, या तो ये लेक्चर बेहतर कर लो या आपका +2 बेहतर होना चाहिए। आप सीएमआई डेटा साइंस का एग्जाम 15 से 20 दिन के मेहनत में निकाल सकते हो। वो बहुत बार का तोप एग्जाम नहीं है, बहुत ही आसान एग्जाम है। इसमें लड़कियों के लिए एक बेनिफिट्स है कि इसमें लड़कियों का रिजर्वेशन अलग से है, बाकी रिजर्वेशन तो है, उसमें भी लड़कियों का अलग से रिजर्वेशन है। इनका कटअप भी कंपैरेटिवली कम ही जाता है, तो ये लड़कियों के लिए काफ़ी बेहतर है। और डेटा साइंस का कोर्स है, प्लेसमेंट तो जबरदस्त है वहाँ का, आईआईटी से बेहतर प्लेसमेंट सीएमआई का है। लेकिन हाँ, फीस भी बड़ी जबरदस्त है उसका, एक सेमेस्टर का फी 2.5 लाख रुपया है, ठीक है। यदि आप हॉस्टल फी वगैरह जोड़ दोगे, एक सेमेस्टर का 4 महीने का 20,000 रुपया पर मंथ, खाने पीने रहने का भी जोड़ लोगे तो 20 चौका 80, तो 2.5 और 80 कितना हो गया, 3,30,000 रुपया। यानी मोटा मोटी 3.5 लाख रुपया एक सेमेस्टर 4 महीने में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही आप 4 सेमेस्टर का जोड़ लो, तो कॉस्टली है। तो जिसके पास पैसा है वहां जा सकता है, जिसके पास पैसा नहीं है भाई मेहनत करो, आईएसआई में जाओ, बिल्कुल फ्री में पढ़ाई होगी, पैसा भी देगा पढ़ने के लिए, ठीक है। आईएसआई पढ़ने के लिए पैसा भी देगा, 8,000 की 12,000 रुपये पर मंथ देता है। इसके बाद आपका आईआईटी भले पैसा नहीं देता है, लेकिन पैसा तो कम ही ले रहा है ना। अभी हमारे समय पर कम था, ठीक है, अब थोड़ा सा फीस बढ़ा दिया है, हमारे समय पर और ज़्यादा कम था, तो 30-40 हज़ार पर सेमेस्टर वो फी बढ़ाया, फिर भी कंपैरेटिवली कम ही है। बाकी रह गया डीयू बीएचयू, तो डीयू बीएचयू का पढ़ाई आईआईटी से भी सस्ती है, ठीक है ना। इसका भी फी कम था, लेकिन पिछले साल से फीस को बढ़ा दिया। फीस कितना बढ़ाया, सीधे 15 से 20 गुना बढ़ाया, माने डबल नहीं किया है, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। जहाँ फीस 11 से थी उसको 11,000 बना दिया, तो इस टाइप से वो फीस को बढ़ाया है।
तो मिला जुला करके कम ही है, लेकिन जॉब तो मिल रही है ना। स्टैटिस्टिक्स का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि इसमें जॉब है और 100% जॉब है। कॉरपोरेट में चले जाओ, या फिर आप आईएएस की तैयारी कर लो, या फिर आप आरबीआई की तैयारी कर लो, आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी है। यदि आप पीएचडी कर लेते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि सबसे पहले प्रोफेसर आप ही बनोगे, क्योंकि जो आने वाला समय है स्टैटिस्टिक्स का ही है। हर एक कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स धड़ल्ले से स्टार्ट होगी, बस सरकार चेंज हो जाए, ठीक है। इस सरकार को कुछ एजुकेशन से लेना देना नहीं है। सरकार जैसे चेंज होती है, कोई एजुकेटेड आदमी, कोई पढ़ा लिखा आदमी पीएम बनता है और वो साइंटिस्ट से, कॉलेज के प्रोफेसरों से सलाह लेता है, तो स्टैटिस्टिक्स धड़ल्ले से कॉलेज में स्टार्ट होगी, कोर्स स्टार्ट होगा। जब कोर्स स्टार्ट होगा तो उसको पढ़ाने के लिए प्रोफेसर चाहिए। तो प्रोफेसर कब होंगे? जब रिक्रूटमेंट होगा। अभी तो प्रोफेसर है नहीं, तो जब प्रोफेसर है नहीं, आप पीएचडी करके बैठे रहोगे या पीएचडी करते ही रहोगे कि आपका जॉब हो जाएगा, लेकिन ये कब होगा ये कहना मुश्किल है। अभी दूर दूर तक तो कोई संभावना दिख नहीं रही है, ठीक है ना। लेकिन आपको पीएचडी भी तो करने में 4 से 5 साल का समय लगेगा। 2 साल मास्टर, 4 साल पीएचडी, कितना हो गया? 6 साल हो गया। तो 6 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ जाएगी, ठीक है ना। तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स फील्ड में, इंडिया से भी कर सकते हैं, फॉरेन से भी कर सकते हैं। अभी मेरे 5 से 6 स्टूडेंट्स यूएसए और यूके से पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कॉस्टोपॉल है, देवप्सीता है, फिर एक 2nd रैंक वाला लड़का है, ठीक है ना। तो ये लोग पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, देवहरगिया जाना है जिसका 24 रैंक था, और भी 3-4 स्टूडेंट्स हैं जो यूके या यूएसए से पीएचडी कर रहे हैं। तो आपको वहाँ पर जाने का रास्ता भी पता है। वैसे आईएसआई में यदि चले जाओ तो वहाँ पर जैसे कंपनी जाती है ना प्लेसमेंट के लिए, वहाँ पर वो लोग पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटीज का फॉर्म फिलअप कराते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ का एक अलग ही माहौल है। आप आईएसआई से फॉरेन आसानी से जा सकते हैं, अब्रॉड आसानी से जा सकते हैं पीएचडी करने के लिए, वो भी छोटे मोटे कॉलेज में नहीं, वहाँ के बेहतर से बेहतर कॉलेज में जा सकते हैं। जैसे यहाँ का बेहतर कॉलेज TIFR है, CMI है, IIT है, IISc बेंगलोर है, ठीक है ना, ISI है। वैसे ही वहाँ का जो बेहतर कॉलेज है वहाँ पर आपको पीएचडी के लिए एडमिशन डायरेक्ट मिल जाता है कॉलेज के रिकमेंडेशन से। सेम IIT कानपुर का भी, माने वो भी हेल्प करता है वहाँ तक जाने में। वो लोग भी रास्ता बना रखे हैं, ठीक है। वहाँ से भी डायरेक्ट रास्ता बना है। ISI में ज़्यादा रास्ता बना है, ठीक है ना। बॉम्बे में से रास्ता है, बॉम्बे वाले रास्ता ही नहीं बनाए वहाँ जाने के लिए, तो भटकना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये थोड़ा बहुत अंतर है, डिफरेंसेज है। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ तक चीज़ें हो गई। अब बात है क्लासेज की। तो अभी आपकी जो क्लासेज होगी ना वो कम होगी, ठीक है ना। वीक में 2 या 3 ही क्लास होगा, क्योंकि अभी पूरा फोकस किस पर रहेगा? पूरा फोकस रहेगा मेरा इन पर, क्या कहलाता है, जो 2026 वाले हैं। क्योंकि आपका भी तो समय आएगा ना 2025 में, सॉरी 2027 में। तो जब आप 2027 में आओगे और उस समय मैं 2028 के लिए बैच स्टार्ट करूं और आपको छोड़ के उन पर लग जाऊं, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई इनको पहले बेहतर करा दूं ताकि ये लौट के ना आए, क्योंकि लौट के आएंगे तो फिर आपका ये कंपटीशन बढ़ाएंगे। पहले इनको खरीदे दो, ठीक है ना, और इनको कॉलेज दिलवाओ मेहनत करा करके। जब इनको कॉलेज मिल जाएगा तो आपके लिए थोड़ा सा रास्ता साफ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका वीक में 1 या 2 क्लासेज होगी, ठीक है। और जैसे क्लासेज होगी मैं आपको 3-4 दिन पहले ही अपडेट कर दिया करूँगा कि आज क्लासेज होगी। और क्लासेज में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराया जाएगा, फंडामेंटल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, जैसे कि इनइक्वलिटी, लीनियर इनइक्वलिटीज, क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटीज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इक्वेशन उसका इनइक्वलिटी, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन उसका इनइक्वलिटी, लिस्ट इंटीजर का इक्वेशन उसका इनइक्वलिटी, ठीक है। यानी इक्वेशन प्लस इनइक्वलिटी दोनों एक साथ चलेगा, इक्वेशन प्लस इनइक्वलिटी। कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक पर भी चीजें बात होगी, इवन ऑड फंक्शन, ठीक है ना, पीरियोडिक फंक्शन आपका, फिर आपका सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है ना, किंग रूल वगैरह जो भी है, इवन ऑड वाले जो फंक्शन के बेस पर जो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसका, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन, लिस्ट इंटीजर का इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन, मॉडुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन, ठीक है ना। यानी जो भी आप ये चीज़ों को पढ़ोगे
जो भी मैं फंक्शन बतलाया उसका अब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जब ये हो जाएगा तो फिर मैं फंडामेंटल के नाम पर कुछ स्टैटिस्टिक्स के आपको टर्म पढ़ाऊंगा, जैसे कि पीडीएफ क्या है, पीएमएफ क्या है, सीडीएफ क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या है, वेरिएंस क्या है, मैथमेटिकल टूल्स वाला कि इसको हम मैथमेटिकली निकालते कैसे है। अब इसका सर फायदा क्या है, तो जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जाओगे स्टैटिस्टिक्स में, जब आप एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए आओगे, वेरिएंस निकालने के लिए आओगे, कोवेरिएंस निकालने के लिए आओगे, एमजीएफ निकालने के लिए आओगे, तो यही सब मिलजुल करके वहां पर आएगा। कह देगा कि फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ई का पावर एक्स, ई का पावर ई ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। यहां पर लिख देगा कि फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और कोई पीडीएफ या पीएमएफ दे देगा। तो आप कैसे निकालोगे? मुश्किल में पड़ जाओगे ना आप मुश्किल में पड़ जाओगे ना, अब आपसे निकलेगा ही नहीं। अब आप जब तक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी नहीं पता है, आप कैसे करोगे? तो कितना लोग क्या करने लगता है कि यदि जो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, वो क्या करते हैं कि अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने लगते हैं, देन एक्सपेक्टेशन निकालते हैं। ये नहीं करना है, इतना लंबा नहीं जानना है। हाँ, यदि आपको याद है, जैसे एक्सपोनेंशियल के केस में आपको याद रहेगा, लेकिन इन जनरल तो याद नहीं रहेगा ना। जैसे आज का ही एक डाउट है, क्या मैं पूछा था कि बतलाओ एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा, इसका मैं एक्सपेक्टेशन पूछा था। और मैं पीडीएफ क्या दिया था कि एक्स का जो पीडीएफ है, जो डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है, ये मैं यहां पर लिख देता हूं। जो पीडीएफ है ये है आपका ई का पावर के टाइम्स, मैं दे देता हूं, शायद चलो याद भी रहेगा। एक मिनट, अच्छा सारा मिट जाएगा, क्या बात है, नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं। क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई का पावर माइनस मॉड एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल हो जाएगा ना यहाँ पर, ठीक है ना, रियल कहीं हो जाएगा। और यहाँ पर 1/2 आता है, 1/2 ये मैं दिया था। अब उसने सॉल्यूशन जो मुझे करके भेजा था स्टूडेंट, उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहा है, निकल ही नहीं रहा। जबकि मैं 1000 बार बोला हूं, एक बार नहीं 1000 बार क्लास में बोला हूं कि ऐसे सोचना है, इस तरीके से सोचना है, वैसे सोचना है, ये मैं 1000 बार बोला हूं, फिर भी वो नहीं सोच पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चीजों को पढ़ रहा है, वो ये दिमाग पर जोर ही नहीं दे रहा है कि जब मेरे सामने क्वेश्चंस आएगा तो सोचना कैसे है। और सारा खेल इसी का है। जिस दिन आप इस बात को समझ गए कि हमें सोचना कैसे है, बस आपका काम बन गया, क्योंकि आपके दिमाग में सब कुछ लोड है। बस यही हमें बस हमें यही लास्ट तक सीखना है कि हमें सोचना कैसे है। जिस दिन आप इस बात को सीख गए, आपका एग्जाम निकल गया। आप इस चीज को अगस्त में भी सीख सकते हो, सितंबर में भी सीख सकते हो, अक्टूबर में भी सीख सकते हो, नवंबर में भी सीख सकते हो, दिसंबर में भी, जनवरी, यानी लास्ट तक इसी चीज को सीखना है। जिस दिन इस चीज को सीखते गया, उसका प्रिपरेशन कंप्लीट होते गया। तो कोई इस चीज को सीखने में बड़ी लंबा टाइम ले लेता है। जैसे कि इसको करने के लिए क्या करना था, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं निकालना था, इसको इंटीग्रेशन में सेट कर देना था। -∞ से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ई का पावर माइनस मॉड एक्स डी एक्स, इसको आई कंसीडर कर लेना था। आप किंग रूल टाइप से चीजें अप्लाई करो। लिमिट माइनस से प्लस, माइनस ए से प्लस ए है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स ई का पावर माइनस मॉड एक्स डी एक्स। किंग रूल आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो नहीं होगा तो लोड शोड नहीं लेना है, मैं आपको बतलाऊंगा कि क्या किंग रूल है, ठीक है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब आप ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा -∞ से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ई का पावर माइनस मॉड एक्स। आपको होगी सर ये हम कैसे ऐड कर लेंगे, ये चीज को हम कैसे सोचेंगे? तो इसका मैं आपको वे बतलाऊंगा ना सोचने के लिए, हवा में थोड़े सोच लोगे। मैं आपको रास्ता बतलाऊंगा कि जैसे ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा तो दो तरीका है कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को ब्रेक करो इंटरवल में, तो वो टाइम टेकिंग होगा, आप खुद ही पेन पटक के भाग जाओगे। सर कोई और रास्ता? हाँ, और रास्ता किंग रूल हम अप्लाई करें, किंग रूल अप्लाई करेंगे तो कई बार क्या होगा कि किंग रूल अप्लाई करते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन कई बार क्या होगा कि किंग रूल अप्लाई करने के बाद दोनों को ऐड किया जाता है, फिर क्वेश्चन जाकर के सॉल्व होता है। और यह काम आपने +2 में किया होगा, जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, भले वो ध्यान में नहीं आ रहा होगा, उस समय आपने रट्टा सट्टा मारा होगा, आपने उस समय रट्टा सट्टा मारा होगा बोर्ड के टाइम पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे कि हाँ दोनों को ऐड करो किंग रूल। ये बात याद आ रही है जी किसी को कि हम दोनों को ऐड करते थे किंग रूल अप्लाई करना? अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि किंग रूल है क्या, तो आपको बतला देता हूं। जैसे एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो किंग रूल ये है, तो जब आप इस पर किंग रूल अप्लाई करोगे तो दोनों लिमिट ऐड हो जाता है a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये आपको याद आया? किसी को तो याद आ ही रहा होगा ना भाई, कोई तो एक ऐसा होगा नहीं याद आ रहा है जी? हाँ याद आ रहा होगा। तो दोनों को हम ऐड करते हैं, जैसे ही आप ऐड कीजिएगा, अब देखो अब यहां पर एक प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होगा, कोई मुझे बतलाएगा? किसी को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगा जब एक्स इंटीजर नहीं होगा? तो और बाकी जब इंटीजर नहीं होगा तो -1, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये आपको याद ही नहीं है तो आप माथावा पटक दोगे ना, फिर भी आपसे क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व नहीं होगा, होगा ही नहीं आपसे क्वेश्चन सॉल्व। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कर तो लोगे लेकिन सुबह से हो जाएगी शाम एक ही क्वेश्चन को, और हमारे पास उतना टाइम एग्जाम हॉल में नहीं है भाई, 3 ही आवर्स है, इसी में हमें 30 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। तो जैसे ही आप ये प्रॉपर्टी ध्यान में आएगा, जबकि इसको 50 बार बतलाया गया है, फिर भी उसके ध्यान में, क्यों? क्योंकि वो सिर्फ पढ़ रहा है, सोच नहीं रहा है। सोचने इन सेंस कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, अब आप सोचो अच्छा ये क्वेश्चन कैसे अप्लाई हो गया, अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अच्छा हुआ कि मुझे अब पता चल गया। ये चीज आपके दिमाग में है, लेकिन वैसा क्वेश्चन आपके सामने आया नहीं, इसलिए वो चीज आपके दिमाग से बाहर आया नहीं। लेकिन एग्जाम का पहले तो आ तो गया ना टेस्ट में, अच्छा मुझे सोचना चाहिए था ऐसे। यानी जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन आएगा तो हम -a से a लिमिट आएगा तो काम करेंगे, दोनों को ऐड करके देखेंगे, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना, यानी खुद से बातें करना है। और जिस दिन आप खुद से बातें करना सीख गए, आप मैथमेटिक्स को सीख गए, यानी खुद से बातें करना, मैथमेटिक्स से बातें करना। जिस दिन आप मैथमेटिक्स से स्टैटिस्टिक्स से बातें करना सीख गए, आपका काम हो गया। तो ये क्या हो गया, -1। तो जैसे ही -1 हो गया, अब लिमिट 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इवन फंक्शन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई का पावर -1 dx। अब यहां पर भी आपका दिमाग चलना चाहिए, यहां पर आपके पास टेक्निकल अप्रोच होना चाहिए। एक बंदा क्या करेगा कि इस पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाएगा, क्योंकि ये आपको क्लिक करेगा, हाँ भाई ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, तो हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करेंगे। तो एक इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करने लगेगा तो उसका टाइम ज्यादा लगेगा। उसने भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट ही अप्लाई किया था जब मैं उसको ये बात इसका हिंट दिया था। दूसरा आप क्या करोगे, कोई मुझे बतलाएगा? हाँ, हम गामा फंक्शन अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर गामा फंक्शन क्या होता है, गामा n इक्वल टू होता है आपका गामा n, ये गामा n है, ये नोटेशन है, इससे परेशान नहीं होना है, नोटेशन में नहीं फंसना है। लिमिट 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, ठीक है ना। गामा n में जो लिमिट होता है ना, वो 0 से इन्फिनिटी होता है, लिमिट की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर n -1 e का पावर -x dx, ये होता है। तो जब ये होता है तो इसके जगह पर हम यह लिख देते हैं, यह गामा n, यानी यह n यहां आ जाता है,
यह n, और जो n होता है ना वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है। n की वैल्यू नहीं सर, गुप्ता एंड कपूर में ना निगेटिव के लिए भी डिफाइन किया, वो गलत डिफाइन किया, वहां पर वो चीजें गलत लिखी गई है, ठीक है ना, तो उससे परेशान नहीं होना है, वो वहां पर गलत लिखा ही गया है। तो n ग्रेटर देन 0 के लिए ही इसकी वैल्यू फाइनाइट आती है, वेल डिफाइन है, ठीक है ना। तो ये n ग्रेटर देन 0, तो ये गामा n, तो जब n इंटीजर होगा, जब n इंटीजर होगा, माना अब गामा n कैसे ब्रेक किया जाता है ये आपको बतलाया जाएगा, परेशान नहीं होना है, जिसको पता है पता है। तो पहले इस फॉर्मूला पे सेट कर लो, तो 2 को 3 - 1 लिख दो, इस फॉर्म में हो गया। इसके जगह पे ये क्या आ गया, इसके जगह पे आ जाएगा 2 टाइम्स गामा 3 आ गया, 2 टाइम्स गामा 3 आ गया, और 3 की वैल्यू जब n इसके अंदर जो है वो इंटीजर होता है, तो गामा n की वैल्यू होती है, जो गामा n की वैल्यू n - 1 का फैक्टोरियल होता है। कब, जब n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है तब। सर जब n इंटीजर नहीं होगा तो कैसे होगा, तो जब n इंटीजर नहीं होगा तो इससे ही निकल जाएगा। जैसे गामा 3/2 है, तो आप यानी जैसे कि गामा n+1 है, तो ऐसे निकल जाएगा, n इंटू गामा n हो जाएगा। जैसे n+1 है तो n इंटू गामा n, इस टाइप से बाहर निकलेगा। यानी जब भी +1 के फॉर्म में होगा तो +1 के बाद जो भी चीजें बचेगा उसको बाहर कर दो, और गामा के अंदर उसी सेम चीज को रखो। इस चीज को प्रूफ कराया जाएगा, ठीक है ना। जैसे अभी इसको निकालना है बाहर, तो गामा n -1 +1 लिख सकता हूं गामा n को, देखो तो +1 के बाद अब क्या बचा, ये बचा ना, तब इसको बाहर कर दो, और इसी चीज को अंदर भी रहने दो, और ये तब तक ब्रेक करते रहना है जब तक कि गामा के अंदर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में न आ जाए। जैसे 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, अपने आप को रोक देना है। तो खैर यहाँ पे इंटीजर है तो चीजें इजीली निकल गया। तो देखो यहाँ पे टेक्निकली हो गया, एक इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करेगा, एक को यह पता होगा, तो सोचो उसका कितने टाइम का बचत होगा, कम से कम 2 से 3 मिनट बचाएगा। तो हो गया, यही होता है टेक्निकल अप्रोच। तो ये सारी चीजें तो अब देखो यहाँ पर, ये मैं इसलिए दिया आपको क्वेश्चन, आपको ये मैं समझाना चाहता हूं कि जो आपका स्टैटिस्टिक्स वाला सब्जेक्ट है, ठीक है ना, जो जैम एमएस का जो सिलेबस है, उसमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 25% वेटेज मैथमेटिक्स का है और 75% वेटेज स्टैटिस्टिक्स का है। कितना स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि इस 25% को सीरियसली ही नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि मैथमेटिक्स तो 25% ही आ रहा है, तो इसको वो सीरियस लेते ही नहीं है, वो इस पर ज्यादा फोकस करते हैं, और इसके बिना इसको हिला ही नहीं पाते हैं, इसका बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे, एक क्वेश्चन ही उनसे सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि भले ये 75% स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन इस 75% में मैथमेटिक्स का रोल 90% है। केवल फॉर्मूला में ना यार है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट, एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, एमजीएफ कैसे आपको प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, लेकिन उसके बाद तो सारा काम मैथमेटिक्स का ही है ना। यदि आप पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेशन का कोई फॉर्मूला लिख दिया कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स ये होगा लिमका डिमका -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स पीडीएफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये हो गया, ये तो सबको पता है, लेकिन इंटीग्रेट सबको करने नहीं आ रहा है। तो मेन रोल अब किसका है, इंटीग्रेशन का ही है ना, यह किसको नहीं पता है। स्टैटिस्टिक्स का ऐसा एक भी स्टूडेंट्स बतला दो जिन्होंने एक्सपेक्टेशन पढ़ा है और उसको यह फॉर्मूला नहीं पता है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि फिर भी उस लड़के से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। रीजन, उसको रीजन ही नहीं पता, उसको लग रहा है कि कमी स्टैटिस्टिक्स में है, ठीक है, जबकि कमी एक्चुअल कहीं और है, कमी है मैथमेटिक्स में, उसको अब इसको इंटीग्रेशन नहीं आ रहा। और इंटीग्रेशन ऐसा नहीं कि बड़का टॉप वाला इंटीग्रेशन जो आपने जेई में पढ़ा है या +2 में पढ़ा है, नहीं है, उसका सिर्फ फंडामेंटल बात है, सिर्फ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको आना चाहिए। उसका डिफिनीशन जो किंग रूल है, इवन ऑड का प्रॉपर्टी है, उस पर बेसिक क्वेश्चन आपको तरीके से सॉल्व करने आना चाहिए, और यह तभी पॉसिबल है जब आप उस पर बार बार
प्रैक्टिस करोगे तब जाकर के वो आपके दिमाग में चुंबक की तरह चिपकेगा और जैसे क्वेश्चन आपको दिखेगा पटाख से चमक जाएगा। तो भले यह है 75%, लेकिन इसका यहाँ पर एप्लीकेशन 90% है। यानी आप स्टैटिस्टिक्स जानते हुए भी मैथमेटिक्स के बिना एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसमें इसका किसका ज्यादा रोल है? फंडामेंटल कैलकुलस, बड़ी एडवांस वाला नहीं, बेसिक कैलकुलस, एकदम जीरो लेवल का कैलकुलस, ठीक है ना, जीरो लेवल का डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है ना, और थोड़ा बहुत थोड़ा सा एक लेवल ऊपर इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस यदि ये आपके पास दोनों है तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी को स्टैटिस्टिक्स डिफिकल्ट लगने वाला है, या मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी लड़का मेरे से डाउट पूछेगा। डाउट की नौबत ही नहीं आएगी, आप मेरे से डाउट पूछोगे ही नहीं। मेरे पास बहुत कम डाउट्स आते हैं, बहुत ही कम डाउट्स आते हैं। सोचे मेरे पास 500 स्टूडेंट्स है, मुश्किल से 5 से 6 या 10 बच्चों का डाउट आ रहा है, जबकि डाउट कितने बच्चों का आना चाहिए? कम से कम रोज 100 से 200 300 बच्चों का डाउट आना चाहिए, नहीं आ रहा। तो कहोगे सर सभी थोड़े पढ़ रहे, चलो ठीक है मान लेते हैं सभी नहीं पढ़ रहे, ठीक है ना, 500 में 500 नहीं पढ़ रहे, कहीं किसी का गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, किसी से कुछ और हो गया, किसी का बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, दुनिया भर के कई टेंशन चल रहे हैं लाइफ में, ठीक है ना, किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ बोल दिया, वो उसमें परेशान हो गया, माना XYZ के चलते वो नहीं पढ़ रहा है। लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है ना कि मेरे पास कम से कम 200 बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, उस 200 बच्चे में से मात्र 10 से 12 बच्चे ही डाउट पूछ रहे, बाकी नहीं पूछ रहे। क्यों नहीं पूछ रहे? क्योंकि उनको मैं चलने का रास्ता बतला दिया। जरूरत नहीं भाई, आप खुद ये कल्पना करो कि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो कि क्लास खत्म हो, प्रैक्टिस सेट उठाओ, धराधर क्वेश्चन हो रहा है, आपको भी मजा आएगा। क्वेश्चन हो रहा है, ये नहीं कि क्वेश्चन वो कम लेवल का इसलिए नहीं, वो क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, लेकिन आपको रास्ता दिखला दिया गया, एक ढांचा में ढाल दिया गया, आपको सॉल्व करने का वे बतला दिया गया, उसका मेन प्रॉब्लम ही आपको सॉल्व करके दे दिया गया कि देखो इसी के चलते तुम्हारा क्वेश्चन नहीं हो रहा था। यही एक कॉमन बात है। इस क्वेश्चन यदि इस चीज को हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करने लोगों तो क्वेश्चन होने लगेगा। तो बस आपने उस बात को पकड़ लिया, जिसने उस बात को पकड़ लिया मेरे से डाउट ही नहीं पूछता। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इससे तो ज्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती है ना मेरे लिए या आपके लिए। और आपको भी तो यही चाहिए ना कि जब आप प्रैक्टिस सेट उठाओ तो नहीं सर आपने प्रैक्टिस सेट ही ऐसा बनाया है ना कि मेरे से एक एक क्वेश्चन हो जाए। चिंता मत करो, ठीक है, ऐसा यहाँ का प्रैक्टिस सेट आपको खुश करने के लिए प्रैक्टिस सेट नहीं बनाया गया, आपको ज्यादा से ज्यादा परेशान करने के लिए प्रैक्टिस सेट बनाया गया। आप एक्सट्रीमली परेशान होगे, लेकिन फिर भी आपसे उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते जाएगा। तो आपको क्या करेगा? मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए। 5 के बदले 10 क्वेश्चन करोगे, 10 के बदले 20 क्वेश्चन करोगे, और इस तरीके से मैं आपको टोटल 150 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करूंगा। और हर एक प्रैक्टिस सेट में मोर देन 60 क्वेश्चन होंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट में मोर देन आपको 60 क्वेश्चन मिलेगा। इतना आपका 30 फुल लेंथ टेस्ट होगा। हर एक टेस्ट में 30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, और हर एक टेस्ट अपने आप में एक होगा। ऐसा माने किसी भी कोई भी आप रैंडम 2 टेस्ट उठा लेना, किसी का कंसेप्ट तक मैच नहीं होगा, क्वेश्चन तो दूर की बात है, कंसेप्ट भी मैच नहीं होगा। इतना केयरफुली और इतने डेडिकेशन के साथ, इतने मेहनत के साथ क्वेश्चन बनाया गया, और एक भी उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सारा का सारा फ्रेश क्वेश्चन, जैसे कि आईआईटी आपसे एग्जाम में पूछेगा। और यहीं से आपका असली प्रिपरेशन का जर्नी स्टार्ट होता है, जब आप FLT देने लगते हो, ठीक है ना। आपका 20 यूनिट वाइज टेस्ट होगा, और हाँ, इस टेस्ट में आपको एक भी गलतियां नहीं मिलेगी, एक भी गलती इस टेस्ट में आपको नहीं मिलेगा। हर एक क्वेश्चन आईआईटी की तरह 100% एक्यूरेट होगा। अब रह गया यूनिट वाइज टेस्ट, ठीक है ना।
तो यूनिट वाइज टेस्ट आपका 20 होगा, और इस टेस्ट में क्वेश्चन तो हर एक क्वेश्चन आपको सही रहेगा, लेकिन आंसर में जानबूझ करके गलत भरा। आया है आपका बी, मैं टिक किया हूं सी, आया है आपका डी, मैं टिक किया हूं बी। सर जी ई काहे किए है? आपको परेशान करने के लिए, ताकि जब आप एफएलटीज में आओ तो आप बेहतर स्कोर करो, क्योंकि जब तक आप परेशान नहीं होगे तब तक आप परफेक्ट नहीं बनोगे। सर जी आपको क्या मिल रहा है परेशान करके? सिलेक्शन मिल रहा है, ठीक है ना? आपके चेहरे पर खुशी मिलेगी जब एग्जाम दे करके आओगे, यही मुझे मिलता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मिलता। तो आप कहोगे सर इससे कैसे होगा? तो जैसे कि आप इजी क्वेश्चन है या डिफिकल्ट ही है आपका, या बी, मैंने ठीक कैसे, आप परेशान क्या हो गया, ये तो मैंने बी आना चाहिए था, ये तो आया नहीं, मैं कहाँ गलत कर दिया। उस चीज को आप वापस से सॉल्व करोगे, आप अपनी गलतियां ढूंढोगे, और 2 बार सॉल्व करोगे फिर भी वही आ रहा है, बी ही आ रहा है, फिर मेरे से परेशान होकर के पूछोगे सर जी को इससे होगा, बस यही होगा, जो तुमने किया है वही सही है। तो आपने उस क्वेश्चन के साथ कितना टाइम स्पेंड किया, आप ये सोचो। उस कंसेप्ट के साथ आपने कितना टाइम स्पेंड किया, आप ये सोचो। यार आज के समय में, मीन्स आज के टाइम में, यदि आप बीबी को समय ना दो तो वो छोड़ के भाग जा रही है, ठीक है ना? गर्लफ्रेंड को समय ना दो, बॉयफ्रेंड को समय ना दो, वो उनका तार कहीं और जुड़ जा रहा है, ठीक है ना? ये तो फिर भी मैथमेटिक्स है, इसको भी तो समय चाहिए भाई। क्या चाहते हो कि ऐसे ही मेरे साथ आ जाए? समय देना पड़ेगा, जिसको आप समय दोगे वही आपका अपना होगा, समय नहीं दोगे तो वो आपका अपना नहीं होगा। दोस्तों के साथ ही ना जाओ ना, जो आपके दोस्त है, फ्रेंड्स है, आप उनको समय ना दो, देखो उनसे आपकी डिस्टेंस बन जाती है। समय देते हैं तो दोस्ती गहरी होती है। तो वैसे ही मैथमेटिक्स भी है, मैथमेटिक्स को समय दोगे तो मैथमेटिक्स से आपकी दोस्ती भी गहरी होगी, कंसेप्ट के साथ, डिफिनेशन के साथ आपकी दोस्ती गहरी होगी। तो जब गहरी दोस्ती होगी तो आपकी मैथमेटिक्स बेहतर होगी, और धीरे धीरे आपके अंदर मैथमेटिकल टूल्स डेवलप होता जाएगा, और इतना अच्छा हो जाएगा कि आप उसमें महारत हासिल कर लोगे। तो ये सारी चीजें हैं। आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा? आपका 20 फरवरी तक बेसिक क्लासेस चलेगी, ठीक है? 21 फरवरी से जैम का सिलेबस, आईएसआई का सिलेबस वगैरह स्टार्ट होगा। तो जो कॉमन है वो एक ही साथ चलेगा, और जो टॉपिक डिफरेंट है उसकी क्लासेस संडे को संडे होगी। आईएसआई में जैसे रिग्रेशन जैम में नहीं है उतना, आईएसआई में है, उसका संडे क्लास होगा। मल्टीवेरिएट आईएसआई में नहीं है, सॉरी जैम में नहीं है लेकिन आईएसआई में है, ठीक है ना? माने थोड़ा ज़्यादा है, तो उसको अलग से पढ़ाया जाएगा। इसके बाद एक सैम्पलिंग सर्वे है, वो जैम में नहीं है बट आईएसआई में है, तो उसको संडे पढ़ा करके कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो हो गया, ठीक है ना? तो ये है आपका 21 फरवरी से आपका जैम का सिलेबस स्टार्ट होगा। एक दिन मैथमेटिक्स की क्लास होगी, एक अल्टरनेट में, ठीक है ना? और दूसरे अल्टरनेट में MWF कह लो, वो उस समय हम डिसाइड कर लेंगे। जैसे कि MWF में मैथमेटिक्स की क्लास होगी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। तो TTS ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इस दिन स्टैटिस्टिक्स की क्लास, ठीक है? संडे को ऐसा नहीं है कि छुट्टी रहेगा या क्लासेस नहीं होगी, 7 डेज क्लासेज होगी। भले वेबसाइट पर मंडे टू फ्राइडे लिखा गया है, तो उस मीन्स झांसे में मत रहना, वो जुमला है, ठीक है ना? हाँ ठीक है ना, वो जुमला है। आपकी क्लासेस संडे को भी होगी। इस दिन मोस्टली टेस्ट होगा, टेस्ट नहीं होगा तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी, यानी कुछ ना कुछ होगा। और ऐसे करते करते आपका मिड सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मिड सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उस समय तक, यानी यहां तक आपका 20 यूनिट वाइज टेस्ट भी कंप्लीट हो चुका रहेगा, ठीक है? फिर इसके बाद क्लासेज स्टार्ट होगी क्वेश्चन डिस्कशन का, इसके साथ भी क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। 150 आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा, उसका भी डिस्कशन क्लासेज होगा, ठीक है ना? सबका होगा, सब कुछ मैनेज होगा। इसी में कुछ एक्स्ट्रा क्लासेज होती है बीच बीच में, ठीक है ना? क्वेश्चंस के लिए एक अलग से हम क्लास का शेड्यूल करते हैं,
ठीक है ना। पहले अभी उस लेवल तक पहुंचना पड़ता है, उस तक पहुंचते पहुंचते मुझे लग रहा है कि अप्रैल मंथ आ जाता है, ठीक है ना, अप्रैल से मई मंथ आ जाता है, जब उस वैसा सिचुएशंस क्रिएट होगा कि नहीं अब आपको अलग से क्वेश्चन कराने की जरूरत है, ठीक है ना। तो वो चलता रहेगा। फिर सितंबर के बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट। देखो अभी जो हमारा प्रोसेस है, अभी हम थ्योरी से क्वेश्चंस के तरफ जा रहे हैं, यही है ना हमारा कंसेप्ट अभी पढ़ने का वे। हम पहले थ्योरम्स पढ़ रहे, रिजल्ट्स पढ़ रहे, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे, फिर क्वेश्चंस कर रहे, ठीक है ना। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स करके एक सीढ़ी बना रहे छत पर चढ़ने के लिए। सितंबर तक वो सीढ़ी रेडी हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर आ जाओगे, अब हम क्वेश्चन से थ्योरी पर जाएंगे, हमारा रूट उल्टा हो जाएगा। और यही हमें चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिखाई देता है, और क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक करना चाहिए कि इस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट यूज होने वाला है। और इस पर हम कितने महीने काम करेंगे, जोड़ लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, लगातार 5 महीने काम होगा। 5 मंथ नॉन स्टॉप इसी पर काम होगा। इसी में प्रीवियस ईयर का भी डिस्कशन होगा, गेट का भी प्रीवियस ईयर का डिस्कशन होगा, आईएसआई के भी प्रीवियस ईयर का डिस्कशन होगा, नेट जेआरएफ का में जो कॉमन क्वेश्चन है उसके भी प्रीवियस ईयर का डिस्कशन होगा, और साथ में टेस्ट का भी डिस्कशन होगा। तो इतनी सारी चीजें हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर इन सारे वीडियो जो ये है उसका एक्सेस कैसे करेंगे। तो एक भास्कर जी आप लोगों को वीडियो बना करके उसमें डाल देंगे, ठीक है ना, वो आपके ग्रुप में सेंड कर देंगे कि ऐप को कैसे एक्सेस करना है, आईडी पासवर्ड क्या है आपका, और जो टेस्ट होगा, जिस पोर्टल पर टेस्ट होगा उसका एक्सेस करेंगे कैसे करेंगे। वैसे अभी आपको टेस्ट की जरूरत नहीं है, जब टॉपिक्स कंप्लीट होगा तो ना आप टेस्ट दीजिएगा। तो अभी आपको टेस्ट पोर्टल की कोई जरूरत ही नहीं है। और टेस्ट का जो पोर्टल है बिल्कुल आईआईटी जैम की तरह है, एक दूसरे का रैंक देख सकते हो, स्कोर देख सकते हो, एवरेज स्कोर देख सकते हो, ये तक देख सकते हो कि मैंने क्वेश्चन सेकेंड ट्राई किया, जिसका स्कोर मेरे से ज़्यादा है, क्या उसने सेकेंड क्वेश्चन ट्राई किया तो उसने उस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया, मैं उस क्वेश्चन में कितना टाइम दिया। तो आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, ठीक है ना। सारा तो ग्रुप में ही है ना बच्चे, तो आपस में डिस्कस कर सकते हो। तो बिल्कुल टेस्ट जैम की तरह होगा। लेकिन अभी आपको टेस्ट पोर्टल के एक्सेस की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी जरूरत पड़ेगी मार्च के बाद, जब ये सिलेबस कंप्लीट होगा, ये बेसिक, तो एक बेसिक का टेस्ट होगा, ठीक है ना। फरवरी यानी 1 मार्च के आसपास एक बेसिक लेक्चर के बेस पर एक टेस्ट लिया जाएगा, और उस टेस्ट को जब लिया जाएगा तो उस समय आपको टेस्ट पोर्टल का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। वो अलग है, टेस्ट पोर्टल अलग है, रिकॉर्डेड वीडियो अलग है, ठीक है ना, अलग सॉफ्टवेयर पर अपलोड होगा, अलग ऐप पर अपलोड होगा, जिसको कैसे एक्सेस करना है ये आपको भास्कर जी बतला देंगे। तो इतना सारी चीज़ें नॉन स्टॉप में बोल दिया, बाकी चीज़ें थोड़ा आप लोगों का देख लो क्या है भाई। हाँ जी भाग्यश्री, आप कहाँ से हो? ओके, 1 मिनट। आप लोग हाँ मैसेज करके डाउट मत पूछना, ठीक है ना। मैसेज करके डाउट, आपके पास माइक की फैसिलिटी है, कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, माइक को अनम्यूट करो और बेहिचक सवाल। सर जी आप घुसाते हैं, अरे यार गुस्साने से क्या आप डाउट पूछना छोड़ दोगे? मैं घुसाता नहीं हूँ, मैंने नहीं होता है जैसे हरियाणा वाले से बात करो, क्या हाल है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि वो डांट रहा है, ठीक है। दूसरा बार माने यूपी बिहार वाले ना दोबारा उससे ना हाल चाल भी नहीं पूछेंगे, तो मार देगा, ऐसा लगेगा, ठीक है, वो मार देगा, ठीक है ना, लग रहा है कि डांट रहा है वो हाल चाल में भी, ठीक है ना। तो वो मेरा भी नेचर वैसा ही हो गया है, ठीक है ना। इतने सारे बच्चे डाउट पूछते हैं ना, तो मेरा भी नेचर उसी टाइप से हो गया है। तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मान लो कि कभी गुस्से में बोल ही दिया, माने भले मैं कुछ बोलूंगा लेकिन आपको डाउट जरूर बतलाऊंगा, इस बात की गारंटी है। आप मुझे कभी भी मैसेज करो, किसी भी टाइम पर मैसेज करो, मैं आपके लिए 24 आवर अवेलेबल हूँ। आपको मेरे से बात करने के लिए मेरे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्ट कॉल कर लो। नहीं सर जी आप क्या फ्री है, कॉल कर लो, ये सब नहीं करना है, डायरेक्ट कॉल कर लो, मैं कॉल जरूर उठाऊंगा। जब ज्यादा इमरजेंसी होगा तो ही नहीं उठाऊंगा,
मेरे लिए आप भगवान हो, ठीक है। तो जब मैं आपके लिए ही टाइम नहीं निकाल पाऊंगा तो ये कोचिंग किस काम का है? जिससे कोचिंग चल रहा है और मैं उसी के लिए टाइम ना दे पाऊं, उसकी परेशानियां तक मैं सॉल्व ना कर पाऊं, चाहे आपकी पर्सनल परेशानी हो या एकेडमिक परेशानी हो, किसी भी चीज के लिए मुझे कॉल कर सकते हो। मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा, आपकी मैं जरूर सुनूंगा, आपको मैं जरूर सुझाव दूंगा, जरूर सजेशन दूंगा, जरूर कोई एक बेहतर आपके लिए विकल्प निकाल के दूंगा। मेरे से नहीं होगा, मैं किसी और से डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको फाइनली एक बेहतर विकल्प में दूंगा ही दूंगा, चाहे जैसे भी। तो आपको मेरे से कॉल करने के लिए सोचना नहीं है, किसी भी आप कैसे भी किसी आप 11 बजे रात में भी मुझे कॉल कर सकते हो, 12 बजे रात में भी कॉल कर सकते हो, 1 बजे रात में भी कॉल कर सकते हो, बशर्ते कि मैं जगह हूँ, ठीक है। जगह हूँ तो मैं फ़ोन उठाऊंगा, यदि घंटी मेरे कान में आ गई, सोया हूँ, मैं देख लिया तो मैं फ़ोन जरूर उठाऊंगा। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, मैं किसी के कॉल को कभी इग्नोर नहीं किया हूँ। नहीं विश्वास है तो आप अपने सीनियरों से पूछ लेना, कभी भी मैं इग्नोर नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आप हो। मैं 24 आवर आपके लिए ही डेडिकेटेड हूँ। तो मेरा काम है आपको बेहतर कॉलेज दिलाना, ये मेरा जुनून है, ठीक है। मेरा ये जुनून है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे से पढ़ने वाला हर एक स्टूडेंट ना बेहतर से बेहतर लाइफ में करे। और जरूरी नहीं है कि जो जैम एग्जाम निकालेगा वही बेहतर करेगा, या जो ISI निकालेगा वही बेहतर करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जो एग्जाम वो नहीं निकालेगा वो भी बेहतर करेगा। हमारी कोशिश यही रहेगी, ठीक है ना। तो आपको उसमें सोचना नहीं है कि नहीं सर जी अब फ्री है कि है वो है हाबी जाबी,